गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर के थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा एवं शरीर प्रतिरोधक क्रियाविधि। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा एवं शरीर प्रतिरोधक क्रियाविधि, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ये एएनएम फर्स्ट ईयर का प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर है, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, तो शरीर के रोग कारकों से रक्षा के लिए शरीर का अपना एक तंत्र होता है जो कि रोग कारकों को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ रखता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र को की मजबूती के लिए बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र के सुदृढ़ बनाए रखते हैं। आनुवंशिक कारक, खाद्य पदार्थ, पोषण, टीकाकरण, आयु, पर्यावरणीय कारक आदि इसकी मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी जो होती है वो एक रोग को काटने के लिए, रोग से लड़ने के लिए, डिजीज़ से लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है। अगर हमें किसी भी तरीके का कोई कीटाणु, विषाणु या कोई फंगस या कवक हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उस नुकसान से लड़ने के लिए, उन बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए एक हमारे अंदर एक इम्यूनिटी एनर्जी होती है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हम अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी में अपने अंदर ले लेते हैं, सांस के थ्रू, खाने के थ्रू, हाथों के थ्रू। तो उन सब से लड़ने का जो काम करती है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी करती है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो एक तरीके से हमारा रक्षा तंत्र होती है, ठीक है, जो प्रतिरक्षा एवं शरीर की जो प्रतिरोधकता होती है, जो शरीर की क्रियाविधि होती है, उसको कंट्रोल करती है या फिर उसको बैलेंस करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मानव शरीर में दो प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में दो प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल प्रतिरोधकता जिसको हम हार्मोनल इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरा होता है कोशिकीय प्रतिरोधकता जिसको हम सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दोनों होते क्या क्या है? तो ह्यूमरल की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार की प्रतिरोधकता मनुष्य को अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो से प्राप्त लिम्फोसाइट्स द्वारा प्राप्त होती है। इस कारण इनको बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमरल प्रतिरोधकता होती है, ये हमारे जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो मतलब हमारी ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोन मैरो कहते हैं, उससे हमें प्राप्त होती है ये एनर्जी, ह्यूमरल एनर्जी। ह्यूमरल एनर्जी हमें बोन मैरो से प्राप्त होती है। और बोन मैरो में जो अवेलेबल रहता है, जो बोन मैरो से, जो अस्थि मज्जा से जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। और इसके बनने का जो कारण होता है वो बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन मैरो से कौन सा लिम्फोसाइट से आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है? तो लिम्फोसाइट बी से इंक्रीज होती है। शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को एंटीजन या एंटीबॉडी प्रतिक्रिया द्वारा उसके कारकों को नष्ट कर देती है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन, IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। ये सब क्या है? ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं और हमें रक्षा करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। कुछ इम्यूनोग्लोबिन हमें बाय बर्थ मिलते हैं, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, कुछ हमें मेडिसिन के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड है सेलुलर इम्यूनिटी जिसको हम कोशिकीय प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरोधकता शरीर को थाइमस से प्राप्त होती है। इससे प्राप्त लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। यह टी लिम्फोसाइट्स भी हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है। यह मैक्रोफेज को भक्षण के लिए सक्रिय होती है। तो हम जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे और जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है उसे टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। तो सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो हमें बाहर से भी मिलती है और हमें मेडिसिन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू भी दी जा सकती है। तो इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम सेलुलर इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसको हम बहुत तरीके से जानते हैं। तो देखिए, ये आपका एक क्लासिफिकेशन है, इसके थ्रू हम जानते हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है। तो सेलुलर इम्यूनिटी आप देखेंगे प्रतिरोधकता बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी को हिंदी में। तो सेलुलर इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे तो देखिए, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात और एक होती है उपार्जित। जन्मजात जो आपको जन्म से मिलती है, उपार्जित जो आपको एक्वायर्ड करनी पड़ती है, मतलब बाहर से खरीदनी पड़ती है, बाहर से प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ये दो प्रकार की होती है। इसमें भी हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पेसीज जो वर्गीय होती है और एक होती है प्रजातीय जो रेशियल होती है।
ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। मतलब एक तो हम जिंदा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रोवाइड कराते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी से लड़ते हैं, और एक हम जो निष्क्रिय जो डेड बैक्टीरिया प्रोवाइड कराते हैं वो आपकी बॉडी में जाके एक्टिव होते हैं और आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, तो उनको पैसिव बोलते हैं। अब हम एक्टिव की बात करें तो ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। मतलब कुछ तो आपको नेचुरल दिए जाएंगे, जैसे माँ के दूध से दिया जाता है, तो माँ के दूध से जो IgA इम्यूनिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो वो नेचुरल है, वो नेचर ने दी है, वो कहीं से आर्टिफिशियल तरीके से बनी नहीं है, वो माँ के अंदर ही बनी हुई है। और आर्टिफिशियल है कि हम बाहर से BCG का इंजेक्शन दे रहे हैं आपको, है ना, OPV का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई इम्यूनिटी है तो उसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। और हम पैसिव की बात करेंगे तो ये भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राकृतिक निष्क्रिय नेचुरल पैसिव और कृत्रिम निष्क्रिय आर्टिफिशियल पैसिव। अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है आपकी, वो इस प्रकार की प्रतिरोधकता संतति मतलब जनरेशन के पैतृक पेरेंट्स रूप में प्राप्त होती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अन्य बाहरी स्रोत या घटक नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए हमें बाहर से कोई भी इम्यूनिटी या कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप बॉडी के अंदर अपने ही पूर्वजों से आपको जीन के थ्रू आ जाती है। इसमें आपके 2 हैं, एक स्पेसीज है और एक आपका रेशियल है। तो स्पेसीज की जब हम बात करेंगे, हम एक एक करके बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। हमने इनेट के बारे में जाना कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पूर्वजों से ही हमें विरासत में मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो इस प्रकार की रोग प्रतिरोधक मनुष्य या तो स्वयं से प्राप्त करता है या फिर उसे कृत्रिम रूप से दी जाती है, ठीक है, जिसको एक्टिव और पैसिव के रूप में जानते हैं। मतलब या तो ये खुद से प्राप्त करेगा मनुष्य, जैसे बाहर से उसने कोई विटामिन खा लिया, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, या फिर वो या तो बाहर से प्राप्त करता है या मनुष्य को दी जाती है। मतलब कोई मनुष्य बीमार है, उसको विकलांगता की दिक्कत है, तो हमने उसे पोलियो की वैक्सीन दे दी, पोलियो का इंजेक्शन दे दिया, तो हमने बाहर से उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। इस तरीके से ये काम करती है। एक्टिव इम्यूनिटी, जब हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि स्पेसीज की बात कर लेते हैं पहले। तो स्पेसीज क्या होगा कि हमें स्पेसीज में मिली है, जैसे ह्यूमन की इम्यूनिटी होती है तो वो ह्यूमन को मिलती है, ठीक है। अगर वो किसी जानवर की इम्यूनिटी आती है तो जानवर के बच्चे को मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन की इम्यूनिटी हम जानवर के बच्चे को दे दें और जानवर की इम्यूनिटी हम ह्यूमन के बच्चे को दे दें, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हमारे जो नेचर है उसमें एक गाय एक जो काऊ होती है उसका ही मिल्क ऐसा होता है जिसमें कुछ पार्टिकल, कंप्लीट पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही जो इम्यूनिटी है वो हम बच्चों को या बड़ों को मिल्क के रूप में दे सकते हैं, लेकिन वो 100% ह्यूमन के लिए नहीं होती है। जो ह्यूमन इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमन के बच्चों के लिए बनी होती है, जो जानवरों की इम्यूनिटी होती है जो वो जानवरों के बच्चों के लिए बनी होती है। तो सबकी इम्यूनिटी उसके बच्चों के लिए उसकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। ऐसे हम प्रजातियों की बात करेंगे, रेशियल की, तो रेशियल में देखेंगे आप कि जो आपका प्रजाति हैं, ठीक है, जैसे कीट है, पतंगा है, मॉस्किटो है, ये सारी इम्यूनिटी जो होती हैं वो खुद से अपने ही कंपोनेंट से प्राप्त करते हैं। इसका जो प्राप्त करने का तरीका है वो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव की। तो एक्टिव जब इम्यूनिटी होती है तो इस प्रकार की प्रतिरोधकता में शरीर स्वयं सक्रिय रूप से इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करने के लिए बाध्य होता है। सक्रिय मतलब एक्टिव, मतलब आपका बॉडी का सिस्टम खुद ही अपनी इम्यूनिटी से पैदा करेगा और बाहर से मिलने वाले रोगों से फाइट करेगा। जैसे आप सांस लेते हो तो आपके सांस, एक बार सांस लेने में करोड़ों बैक्टीरिया आपके साथ सांस के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी उस इम्यूनिटी को पैदा करेगी कि उन बैक्टीरिया से फाइट कर सके और आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान होने से बचा सके। तो वो आपकी बॉडी ने तैयार किया, बाहर से नहीं दिया गया, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इस प्रकार के प्रतिरोधक शरीर को तब प्राप्त होता है जब उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, सपोज करो आपको मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, ठीक है, आपको मोती जला हो गया या छोटी माता हो गया, तो जब आपके शरीर में छोटी माता हो जाएगी तो उसकी इम्यूनिटी आपके शरीर में खुद ही बन जाएगी। एक ही बार लाइफ में आपको छोटी माता होगी, उसके बाद अगर आपको कभी छोटी माता होती भी है तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो छोटी माता आपकी बॉडी में बन गई है वो छोटी माता आपके अंदर इतनी ताकत पैदा कर देगी कि आपको अगर फिर से मोती जला होती है या आपको छोटी माता होती है तो
वो उससे खुद ही फाइट करके ख़त्म कर देगी। आपको अलग से कोई मेडिसिन लेने की या कुछ भी करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी पहले से ही क्या हो गई है, बन गई है। तो उसको हम नेचुरल बोलते हैं। ठीक है भाई, हमने एक्टिव इम्यूनिटी की बात करी, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो खुद से अपनी बॉडी बनाती है। कैसे बनाती है? नेचुरल तरीके से बनाती है। नेचुरल तरीके से कैसे बनाती है कि भाई आपको बीमारी हुई, बीमारी से आपको उसके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आए और एक्टिव हो गए। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम वो बीमारी होगी तो आपको बाहर से कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ही आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है आपकी बॉडी में वो उससे फाइट कर लेगी। ठीक है, इसी तरीके से नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो इस प्रकार की प्रतिरोधक मनुष्य को कृत्रिम रूप से सक्रिय अवस्था में ही प्राप्त होती है। मतलब ये खुद से नहीं बनाएंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी बीमारी होती है, कोई भी इन्फेक्शन लगता है, तो आपको हमें उस इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए बाहर से इंजेक्शन देने की, मेडिसिन देने की या बाहर से इम्यूनिटी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह हम निष्क्रिय की बात करेंगे, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो आपका इस प्रकार की प्रतिरोधकता गर्भावस्था के दौरान अपरा सेंटर से भ्रूण के प्रदान की जाती है तथा प्रसव पश्चात प्राथमिक दूध कोलेस्ट्रम द्वारा नवजात शिशु को प्राप्त की जाती है। मतलब जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है उसमें क्या करेंगे हम, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है उसमें हम क्या करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे माँ की प्लेसेंटा के थ्रू, नाल के थ्रू बच्चे को इम्यूनिटी दी जाती है, और पैदा होने के बाद माँ के दूध के थ्रू पैसिव इम्यूनिटी, मतलब हम डायरेक्ट बच्चे के बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद माँ जब उसको दूध पिला रही है तो तब वो इनडायरेक्टली तरीके से बच्चे के अंदर जा रहा है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैदा होने के बाद पहले 3 दिन जो हमें पहला जो येलो कलर का मिल्क हमें बच्चे को पिलाना होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और वो कोलेस्ट्रम इम्यूनिटी पैदा करता है, बच्चे को विटामिन देता है, मल्टीविटामिन देता है, इम्यूनिटी देता है, और उसको ज़रूरी जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराता है, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो इस प्रकार की प्रतिरोधकता शरीर के विकसित की जाती है। इस क्रिया में शरीर में रोग के एंटीजन अनियंत्रित अवस्था में टीकाकरण द्वारा डाले जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है कि ये ना तो आपकी बॉडी बनाएगी, ना ही आपको पैसिव तरीके से मिलेगी। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वो हमें बाहर से अंदर डालनी होती है, जो कि हम बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं, माँ को वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम ये इम्यूनिटी बच्चे के अंदर या माँ के अंदर डालते हैं, और फिर वो इम्यूनिटी बच्चों को किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बाध्य होती है। तो इस तरीके से हमने ये पूरे इम्यूनिटी के बारे में समझा। एक बार हम रन थ्रू कर लेते हैं शॉर्ट में। तो प्रतिरोधक क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, ये 2 प्रकार की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ बच्चे को मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बाहर से प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो माँ के थ्रू प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो बाहर से वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोवाइड कराई जाए, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस इनेट इम्यूनिटी जो होती है 2 टाइप की होती है, स्पेसीज और रेशियल। स्पेसीज में मतलब बच्चा है उसकी जो इम्यूनिटी है वो माँ, मतलब अगर किसी ह्यूमन का बच्चा है तो ह्यूमन की बॉडी से ही उसको इम्यूनिटी मिलेगी। अगर गाय का बच्चा है तो गाय के बच्चे को भी गाय के दूध से ही उसको इम्यूनिटी मिलेगी, और या उसकी बॉडी से इम्यूनिटी मिलेगी। और अगर किसी और जानवर का बच्चा है तो उसी से ही उसको इम्यूनिटी मिलेगी, इसलिए इसको स्पेसीज इम्यूनिटी बोलते हैं या वर्गीय प्रतिरोधकता बोलते हैं। रेशियल जो होगी वो जैसे गाय का दूध अगर आप बच्चे को पिला दोगे तो गाय के दूध से जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी वो रेशियल इम्यूनिटी होती है। जब किसी दूसरे प्रजाति के जानवर से या दूसरे प्रजाति के ह्यूमन से हम किसी दूसरे प्रजाति के ह्यूमन को इम्यूनिटी प्रदान कराते हैं तो उसको रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड में एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी माँ से बच्चे को डायरेक्ट मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गर्भनाल के थ्रू उसको इम्यूनिटी मिलती है। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो आपको ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू माँ से बच्चे को मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव जो होती है वो अगर कोई बीमारी बच्चे को हुई है और उसके बाद उसके अंदर उस इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसको वो बीमारी होगी तो उसकी खुद की इम्यूनिटी उससे फाइट कर लेगी, उसको बाहर से कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, मतलब खुद की बॉडी ने तैयार करी।
बीमार होने के बाद खुद की बॉडी ने वो इम्यूनिटी तैयार करी और रोगों से लड़ने की उसको शक्ति दे दी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, इसमें खुद की इम्यूनिटी नहीं बनती है, बाहर से, ठीक है, बाहर से हम वैक्सीनेशन के रूप में इनको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और उसको पैदा करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे, सक्रिय प्रतिरोधकता, तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। कैसे हैं कि इस प्रतिरोधकता में प्रतिरक्षी तंत्र की सक्रिय रूप से भागीदारी होती है, ठीक है। सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसकी इम्यूनिटी ही उसकी मेन रीजन होता है इम्यूनिटी को बनाने के लिए या रोगों से लड़ने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसका, इस प्रतिरोधकता को शरीर में सक्रिय होने में कुछ समय लगता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाएगी, आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है और जब तक वो इन्फेक्शन रहेगा उसके बाद जब उसके सिम्टम खत्म होंगे तब आपको ये इम्यूनिटी बनना या उसका काम होना शुरू होगा। यह सामान्यतः जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है। जैसे एक बार आपको छोटी माता हो गई तो आपको जीवन में दोबारा कभी भी छोटी माता नहीं होगी, और अगर छोटी माता होगी भी तो आपको बाहर से कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत ज़िंदगी भर आपको नहीं पड़ेगी। वही इम्यूनिटी आपको हर बार एक्टिव हो जाएगी और उस रोग से लड़ लेगी। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी इम्यूनिटी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होने से पैदा हो जाती है, तो उस इम्यूनिटी के जो आप इम्यून हैं वो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं और उस आपकी बॉडी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी से वो फ्रेंडशिप कर लेंगे क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, आपकी जान पहचान हो जाएगी। और इस टाइप का इम्यूनिटी जब बाहर से कोई भी आपको इन्फेक्शन लगेगा तो वो इम्यूनिटी क्या करेगी कि वो पहचान लेगी कि भाई ये तो मेरी प्रजाति का लग रहा है, ठीक है। वो पहचान लेगी मेरी प्रजाति का लग रहा है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद वो उससे फाइट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद किस कम विकसित प्रतिरक्षा तंत्र में प्रभावी नहीं होती है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, ठीक है, आप ऑल टाइम बीमार रहते हैं, आपको माँ का दूध नहीं मिला है या आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप दारू पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही आपकी बॉडी बीमार है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन लगेगा तो वो जल्दी से लग जाएगा, ठीक है। इसकी प्रभाविता अधिक होती है क्योंकि ये आपकी बॉडी खुद से पैदा करती है, तो इसलिए इसका प्रभाव अधिक रहता है जीवित टीके लाइव वैक्सीन द्वारा, संक्रमण द्वारा, ठीक है। आप इसको एक्टिव कर सकते हैं कैसे कि आप वैक्सीनेशन लगवा के इसको अपनी बॉडी में एक्टिव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता के अवयव की। तो त्वचा एवं सहायक संरचनाएं, स्किन एंड इट्स एसेसरी, ठीक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के अवयव हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। शरीर की प्रतिरोधकता कोशिकाएं, इम्यूनिटी सेल्स एंड रासायनिक बायोकेमिकल एजेंट्स। तो जब हम बात करेंगे क्या कहते हैं इसकी कंपोनेंट्स की, तो स्किन एंड इट्स एसेसरीज, स्किन एंड इट्स एसेसरीज़ की जब हम बात करेंगे त्वचा एवं सहायक संरचनाएं की, तो संपूर्ण शरीर पर त्वचा का आवरण होता है। आपको पता है आपके शरीर पर सबसे बड़ा जो भाग है वो किसका है? त्वचा का है। सबसे बड़ा जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो स्किन है, क्योंकि स्किन आपकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट है, आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है। तो यह निम्न प्रकार द्वारा रोगों से बचाती है। भाई आपके अगर स्किन नहीं होगी तो आपकी मसल्स में इन्फेक्शन लगेगा, आपकी किडनी में लगेगा, आपके हार्ट में लगेगा, है ना। आपकी हर बॉडी जो है बाहर दिखाई देगी और हर बॉडी में इन्फेक्शन लगने के चांसेस होंगे। तो स्किन क्या है? एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच है, ठीक है। और स्किन जो है आपको बहुत सारे रोगों से, बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे इन्फेक्शन से होने से बचाती है, ठीक है। कौन? स्किन। त्वचा एवं सहायक संरचना है। तो स्किन पैथोजन के सर्वप्रथम संपर्क में आने पर आपका अंग त्वचा ही होती है। अगर आप कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया आपके संपर्क में आ रहा है तो सबसे पहले आपका किसके ऊपर अटैक करेगी? स्किन के ऊपर करेगी। और स्किन उससे क्या करेगी? अब आपके जो अंदर के ऑर्गेन्स हैं उनको बचाएगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। त्वचा की बाहरी परत मृत कोशिकाएं द्वारा निर्मित होती है जिनमें बैक्टीरिया, फंगाई या पैथोजन की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आपको पता है आपकी बॉडी 24 घंटे काम करती है, आपकी स्किन 24 घंटे काम करती है, वो अपनी लेयर्स को 24 घंटे में एक बार चेंज करती है। तो आपकी बॉडी के ऊपरी परत पर जो रहते हैं वो डेड स्किन्स रहती हैं, डेथ स्किन रहती है, मतलब मृत सेल्स रहती हैं। और आपको ये भी पता है कि जब कोई बैक्टीरिया, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि बैक्टीरिया, फंगस, कवक, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा बैक्टीरिया हैं, और जिंदा बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए किसी जीवित जीव की या जीवित स्किन की या जीवित ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपकी स्किन के ऊपर क्या रहती है? डेड सेल रहती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल नहीं रहेंगी तो बैक्टीरिया आपकी स्किन पे लगेगा और वहाँ पे पैदा और बैक्टीरियाओं
बैक्टीरियाओं को और गंदे बैक्टीरियाओं को पैदा कर देगा, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल रहती हैं। तो बैक्टीरिया अगर आपकी स्किन के ऊपर आता भी है तो वो और बैक्टीरिया को पैदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्किन का आपका शरीर में बहुत मेन रोल है। अब हम बात करते हैं शरीर की प्रतिरोधक कोशिकाओं की, इम्यूनिटी सेल्स की। इम्यूनिटी सेल्स कैसे काम करती हैं? तो शरीर को मुख्यतः जिन कोशिकाओं से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है वो होती हैं आपकी WBC और RBC। ठीक है, जो WBCs होती हैं उसमें ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ये आपके लिम्फोटिक सिस्टम को, जो T लिम्फोटिक सिस्टम होता है और आपका L लिम्फोटिक सिस्टम होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये इम्यूनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, T लिम्फोसाइट एंड L लिम्फोसाइट। तो उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको बनाने का, उनको आपके बोन मैरो में लाने का जो काम करते हैं वो WBCs और RBCs करते हैं। ठीक है, और अगर आपकी ये इम्यूनिटी सेल्स अगर नहीं होंगी तो WBCs RBCs नहीं बनेंगी और वो बोन मैरो में प्रोड्यूस नहीं होंगी, और अगर वो बोन मैरो में प्रोड्यूस नहीं होंगी तो वहाँ पे L लिम्फोसाइट सेल्स और T लिम्फोसाइट सेल्स नहीं बनेंगे, और अगर वो नहीं बनेंगे तो आप ऑल टाइम बीमार रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपकी आप जो पूरे दिन में इन्फेक्शन गेन करते हैं उससे लड़ने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप वहाँ पे बीमार जैसा महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिकल एजेंट्स की। ठीक है, रासायनिक पदार्थ, बायोकेमिकल एजेंट्स की बात करेंगे तो शरीर में WBC के अतिरिक्त विशेष रसायन भी पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या काम होता है? ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो काम होता है वो WBC आपकी बॉडी में ब्लड को प्रोड्यूस करना या ब्लड को बनाना, और दूसरा एंटीजन जो होता है उसमें आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना और जो आपके बैड बैक्टीरिया हैं उनसे फाइट करने के लिए शक्ति होती है। ठीक है, मतलब आपका बायोकेमिकल की जब हम बात करेंगे तो बायोकेमिकल में आपके एंटीबॉडीज और एंटीजन्स पाए जाते हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपके WBC RBCs का निर्माण करती हैं, जो कि आपकी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं और आपके ब्लड का इंक्रीज़ करती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ठीक है, और जो एंटीजन्स होते हैं वो आपके केमिकल रूप में या फिर लिक्विड रूप में आपके ब्लड में पाया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जितने भी प्रकार के आपके बॉडी में इन्फेक्शन आते हैं उनसे फाइट करता है और आपकी बॉडी को बैड जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनसे आपकी बॉडी को बचाता है, जिससे कि आप क्या ना हो, वहाँ पे बीमार ना हो। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स में जो देखेंगे आप, बी लिम्फोसाइट जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में बात करी थी, तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या है कि जैसे इम्यूनोग्लोबिन G हुआ, इम्यूनोग्लोबिन A हुआ, इम्यूनोग्लोबिन M, D, E, तो ये सारे इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बी लिम्फोसाइट्स में आते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो में होता है। और टी लिम्फोसाइट्स में क्या आएंगे? जैसे T किलर हो गया, हेल्पर हो गया, है ना, T सप्रेसर हो गया, मेमोरी हो गया। और तो ये सारी मेमोरी की जो सेल होती हैं, जो आपको याद रखने के लिए, जो आपको भूलने के लिए जो सेल्स होती हैं, वो सारी किस पे वर्क करती हैं? आपकी टी लिम्फोसाइट पे वर्क करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी सबको पता है अति संवेदनशीलता होता है, मतलब कोई चीज़ आपके संपर्क में आई और तुरंत ही आप क्या होगा? डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो अति संवेदनशील एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का प्रतिरोधक तंत्र किसी बाहरी एंटीजन के प्रति अत्यधिक सक्रिय हो जाता है एवं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। मतलब बाहर से जब कोई आपको क्या मिला, बाहर से जब कोई आपको इन्फेक्शन मिला या कोई भी आपको बैड बैक्टीरिया मिला, तो आपकी बॉडी में तुरंत ही उसके सिम्टम आने लगे, आपकी बॉडी डिस्टर्ब होने लगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगा, तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ गंदी बात बोली आपके बारे में और आपको एकदम से गुस्सा आ गया और आपने एकदम से रिएक्शन कर दिया, आपका BP हाई हो गया, है ना, आपका फेस रेड हो गया, तो ये क्या हो गया? हाइपर सेंसिटिविटी हो गया। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जब बैड बैक्टीरिया आते हैं और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पाता है, तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इसके आपके जो कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीजन के प्रकार, ऑनसेट का समय, इम्यूनोग्लोबिन मैकेनिज्म के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका IgE जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, इसमें साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी होते हैं, एंड टाइप 3 से इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं, एंड टाइप 4 में से डिलेड सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय पैसिव इम्यूनिटी की जब हम बात करेंगे तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए आप, पहले हमने एक्टिव के बारे में बात किया था, अभी पैसिव के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रतिरोधकता में प्रतिरक्षी तंत्र की कोई भागीदारी नहीं होती है। सेकंड है, यह शरीर में प्रविष्ट करते ही सक्रिय हो जाते हैं।
यह तुलनात्मक रूप से कम समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह सभी ही में समान रूप से प्रभावी होते हैं। ये तुलनात्मक रूप में कम प्रभावी होते हैं। एंड लास्ट आपका अपरा द्वारा भ्रूण को प्रदान की जाती है, इम्यूनोग्लोबिन द्वारा भ्रूण को प्रदान होती है। तो देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं एक्टिव इम्यूनिटी के और पैसिव इम्यूनिटी के, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या था आपका, इस प्रतिरोधक में प्रतिरक्षी तंत्र की सक्रिय रूप से भागीदारी होती है। वहीं हम पैसिव में देखेंगे तो इस प्रतिरोधकता में प्रतिरक्षी तंत्र की कोई भी भागीदारी नहीं होती है, ठीक है। वहीं हम एक्टिव में देखेंगे तो इस प्रतिरोधकता को शरीर में सक्रिय होने में कुछ समय लगता है। यही हम जब पैसिव में देखेंगे तो यह शरीर में प्रविष्ट करते ही सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है आप शरीर में प्रविष्ट कराओ तुरंत ही ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यह सामान्यतः जीवन पर्यंत सक्रिय रहते हैं। मतलब एक बार अगर आपको एक्टिव इम्यूनिटी मिली, एक बार जब आप बीमार हो गए तो पूरी जिंदगी भर आपको क्या मिलेगी, उसकी इम्यूनिटी मिलती रहेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, यह तुलनात्मक रूप से कम तथा प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब आपने जैसे कोई वैक्सीन लगवाया और उसका इफेक्ट आपको 6 महीने तक रहना है, तो वो 6 महीने तक तो आपकी बॉडी में काम करेगी, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा से वही वैक्सीन लेना पड़ेगा उस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये कम विकसित प्रतिरक्षा तंत्र में प्रभावी नहीं होती है। मतलब जब आपको कम विकसित प्रतिरक्षा तंत्र होगा, मतलब जब आपको कम इम्यूनिटी की जरूरत होगी तब ये प्रभावी नहीं होगी। यह सभी में समान रूप से प्रभावी होती है, चाहे आपको कम इम्यूनिटी मिली हो, चाहे आपको ज़्यादा इम्यूनिटी मिली हो, चाहे आपको बड़ा इन्फेक्शन लगा हो, चाहे छोटा इन्फेक्शन लगा हो। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है सभी में सक्रिय होती है। इसकी प्रभाविता अधिक होती है और यह तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित होता है। यह जीवित टीके लाइव वैक्सीन द्वारा संक्रमण द्वारा दी जाती है और ये इम्यूनोग्लोबिन द्वारा दी जाती है, जैसे माँ के दूध से, गाय के दूध से, है ना, प्लेसेंटा से, ऐसे ये दी जाती है, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करेंगे हम। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा विभिन्न रोगों के प्रयोगशाला निदान एवं एपिडर्मियोलॉजिकल सर्वे में संक्रमण कारकों के पहचान हेतु प्रयोग में ली जाती है। एंटीजन प्रतिक्रिया बंद पात्र में सीरोलॉजिकल प्रतिक्रिया कहलाती है। मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है, अगर आपको किसी भी इम्यूनिटी का परीक्षण करना हो, उसकी जांच करनी हो, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का सैंपल हम लेते हैं। वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का हम सैंपल लेते हैं जांच करने के लिए कि आपकी इम्यूनिटी में कौन सा इन्फेक्शन लगा है, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी का बैक्टीरिया लगा है और किसका हमें इलाज करना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रेसिपिटेशंस, एग्लूटिनेशंस, कॉम्प्लीमेंट एंड फिक्सेशंस रिएक्शंस, ठीक है। जैसे आपको कोई मेडिसिन का एलर्जी हो गई, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन लिया, उसका आपको जो है वो उससे आपको साइड इफेक्ट हो गया, तो आपके फिक्सेशन रिएक्शंस आएंगे। जैसे आपको खुजली होने, पूरी बॉडी पर रैशेस हो जाएंगे, खुजली होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरीके के फिक्स, उसके मतलब किसी भी चीज़ का अगर रिएक्शन है तो उसके फिक्स रिएक्शंस होते हैं कि खुजली होना, सांस में दिक्कत होना, है ना, रैशेस होना। जैसे आपने कुछ ख़राब खाना खा लिया तो उसके फिक्स कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको डायरिया होगा या आपको वॉमिटिंग आएगी या पेट में दर्द होगा, तो ये कुछ फिक्स उसके क्या है, रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन क्या होता है, यह उच्च विशेषीकृत प्रतिक्रिया होती है। इसमें पूर्ण परमाणु सम्मिलित होते हैं, ना कि केवल एक भाग, ठीक है। इसके बाद इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी प्रोटीन का नेचुरल डीनेचुरेशंस नहीं होता है। इसके प्रति एंटीजन प्रतिरक्षा तंत्र रूप में विश्वसनीय होते हैं। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं कि विशेषीकृत प्रतिक्रिया होती है। मतलब इसमें अगर कोई भी अप एंड डाउन होगा, मतलब कोई भी इसमें रिएक्शन होगा या कोई भी इसमें गलत काम होगा, तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र पे इफेक्ट आएगा और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप बीमार हैं या आपको कोई इन्फेक्शन लगा है। तो इसके भी जो कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए प्रेसिपिटेशंस, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, एप्सोनाइजेशंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ये कुछ टेस्ट के नाम है, ये कुछ जांचें हैं जो आपके जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी हैं इनके थ्रू ये कर सकते हैं और इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में जो होता है वो आप वहाँ का सैंपल लेंगे और आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी इम्यूनिटी हमारी डिस्टर्ब हुई है, कौन सी इम्यूनिटी हमें लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स की। तो क्योंकि आपको पता है ना, इम्यूनिटी आपको या तो माँ के दूध से मिलती है या गाय के दूध से मिलती है ना, या वैक्सीन से मिलती है ना, या फिर आप बाहर से कोई इंजेक्शन लेते हैं या कोई मल्टीविटामिन लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। तो और बाकी किससे मिलती है, वैक्सीन से। तो देखिए वैक्सीन भी आपकी बहुत टाइप की होती हैं,
ठीक है। वैक्सीन आपकी काफ़ी टाइप की होती हैं, जैसे लाइव वैक्सीन हो गया, किल्ड वैक्सीन हो गया, सब यूनिट वैक्सीन हो गया, टॉक्सोइड वैक्सीन हो गया, प्रोटीन वैक्सीन हो गया, रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन हो गया, पॉलीसेकेराइड बेस्ड वैक्सीन हो गया, है ना, कंजुगेटेड वैक्सीन हो गया, कंबाइंड वैक्सीन हो गया, एंटी सीरा एंड एंटी टॉक्सिक्स वैक्सीन हो गया। ये सब क्या है, वैक्सीन्स है। ठीक है, वैक्सीन्स है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लाइव वैक्सीन की जब हम बात करेंगे, लाइव वैक्सीन जो आपका होता है, इन्हें जीवित जीवों से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो लाइव वैक्सीन होता है, इन्हें कैसे जीवित तैयार किया जाता है, जीवित जीवों से तैयार किया जाता है जिनकी पूर्ण क्षमता से रोग उत्पन्न करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, परंतु प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करने की क्षमता बनी रहती है। ठीक है, जो लाइव वैक्सीन होती हैं उन्हें हम जीवित जीवों से तैयार करते हैं, मरे हुए जीवों से तैयार नहीं करेंगे, जीवित जीवों से तैयार करेंगे, ताकि वो आपकी बॉडी में प्रविष्ट होते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद किल्ड वैक्सीन की बात करेंगे। तो मृत टीके वृद्धि कर रहे हैं विषाणु या जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, जो किल्ड वैक्सीन होती है, जो इससे रिलेटेड जो मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उन्हें तापमान या रसायन द्वारा मृत या अक्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में डायरेक्ट जाएंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ पैदा करेंगे, तो उन्हें पहले हम केमिकल द्वारा या किसी भी तापमान पे गर्म करके पहले हम उन्हें किल करते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में प्रविष्ट कराते हैं। सब यूनिट वैक्सीन की बात करेंगे। तो सब यूनिट वैक्सीन जो होती है, जब कोई टीका एकल या बहुलक एंजीजेनिक अवयवों से बनाई जाती है, जो कि विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान उत्पन्न कर संबंधित रोगकारक संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो उपकाई टीके कहलाते हैं। ठीक है, उपकाई मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उपकाई टीके, सब यूनिट टीकों को। तो इसमें क्या होता है, जब कोई टीका एकल या बहुलक एंटीजन अवयवों से बनाया जाता है, मतलब एक या दो एंटीजन को मिला के जब कोई टीका बनाया जाता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना होती है, मतलब इम्यूनिटी से या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से हेल्प करना होती है, और वो 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिक है। टॉक्सिक कुछ जीवों द्वारा बाह्य श्रावित पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं, जैसे विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जैसे सांप का जहर है तो उसको सांप के जहर से ही काटा जाता है। ठीक है, तो जो विषैले पदार्थों से जो आपकी मेडिसिन तैयार होती है उसको हम टॉक्सिक वैक्सीन कहते हैं। प्रोटीन वैक्सीन की बात करेंगे तो रोगकारक जीवों में एकल या बहुलक प्रोटीन प्राप्त प्रोटीन वैक्सीन जो होती है, तो रोगकारक जीवों में एकल या बहुलक प्रोटीन को प्राप्त टीके तैयार करना, जो कि उस विशेष रोगकारक के प्रति प्रभावी प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें प्रोटीन को इन विट्रो विधि द्वारा प्रयोग में पृथक्करण किया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है। ठीक है, मतलब आपको कोई बीमारी हुई है और उससे प्रोटीन लिया और उस प्रोटीन को एक्टिवेट करा के आपकी बॉडी में दोबारा से प्रविष्ट कराया, तो उसको प्रोटीन वैक्सीन कहते हैं। अब बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन की। तो इसमें ई कोलाई, ईस्ट, ठीक है, जैसे ईस्ट है तो ईस्ट क्या होता है, हम फर्मिगेट करते हैं। ठीक है, ईस्ट हम क्या करते हैं, फर्मिगेट करते हैं, उसको हम थोड़ा सा ख़राब करते हैं और फिर उससे एक हेल्दी चीज़ बनाते हैं। तो इसमें ई कोलाई, ईस्ट, मैमेलियन कोशिकाएं आदि के साथ रोगकारक जीवाणु व विषाणु की डीएनए को संयुक्त कर बड़ी मात्रा में एंटीजन उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका दही हो गया, तो हम थोड़ा सा उसमें बैक्टीरिया डालेंगे और ज़्यादा उसको पैदा कर देंगे विदिन सम आवर्स, मतलब कुछ ही घंटों में उसे हम पैदा कर देंगे। वैसे ही पॉलीसेकेराइड बेस्ड वैक्सीन होती है, तो इसमें कैप्सूल के अंदर रहने वाले जीवाणु के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है। ठीक है, मतलब उसमें हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ईसोफेगस में, सांस की नली में, खाने की नली में और सबके साथ में अगर ये होता हुआ चला गया तो इन सबको भी हार्म पहुँचाएगा, इसलिए हम उसे कैप्सूल में डाल के डायरेक्ट स्टमक में डालते हैं, जैसे कि आपका हिप वैक्सीन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कंजुगेटेड जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, सामान्य 2 साल से छोटे बच्चे को पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं। आपको पता है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उनको हम हर वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम कॉन्जुगेट वैक्सीन करके देते हैं। ठीक है, 2 साल से कम बच्चे को पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, क्योंकि उनका बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, तो उनको हम कॉन्जुगेट करके वैक्सीन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जीवाणु प्रोटीन के साथ संयुक्त कर दिया जाता है, जिसमें कि टी लिम्फोसाइट तंत्र पहचान सके व एंटीबॉडी उत्पादन कर सके। ठीक है, हम ऐसी वैक्सीन कॉन्जुगेट करके देते हैं जो अंदर जाके टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को पहचान ले और अपने आप को एक्टिव कर दे। उसके बाद कंबाइंड वैक्सीन होती है। तो कंबाइंड वैक्सीन में क्या होता है, यदि
किसी टीके में एक से अधिक प्रतिरक्षी कारकों को सम्मिलित किया जाता है तो उस टीके को मिश्रित कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका डीपीटी हुआ है ना, पेंटा हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नहीं, इसमें 4-4 5-5 वैक्सीन को एक साथ कंबाइन किया जा रहा है और फिर बच्चे को दिया जा रहा है। एंटीसीरा और एंटीटॉक्सिक वैक्सीन की जब हम बात करेंगे तो एंटीसीरा और एंटीटॉक्सिन वैक्सीन जो होते हैं आपके एंटीसीरा और एंटीटॉक्सिन वैक्सीन जो होते हैं यह सामान्यतः जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इसमें एंटीजन को पहले घोड़े या अन्य जंतु में डालकर एंटीबॉडी तैयार की जाती है, फिर उससे निकाला जाता है, फिर उससे प्रतिरक्षा तंत्र बनाया जाता है और फिर उसको मनुष्य की बॉडी में प्रविष्ट कराया जाता है। मतलब ये क्या होता है, हमें जानवरों के ऊपर तैयार करना होता है और फिर जानवरों की बॉडी से ही लेके इंसानों को चढ़ाना होता है, तो उसको एंटीसीरा और एंटी टॉक्सिक वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन होती है सारी, इनको हम स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, उनका हम रख रखाव कैसे करते हैं, उनको हम रखते कैसे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका एक कंप्लीट अलग से एक पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।